रिफ्रैक्शन थ्रू द ग्लास प्रिज्म। तो ग्लास प्रिज्म क्या होता है? तो ग्लास प्रिज्म में टोटल 5 फेसेस होता है। 2 रेक्टेंगुलर फेस होता है और 3 रेक्टेंगुलर फेस होता है और 2 ट्रायंगुलर फेस होता है। अब हमको देखना है कि उसपे रिफ्रैक्शंस किस तरीके से होता है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक पेपर लेते हैं और पेपर के ऊपर में प्रिज्म को रख देते हैं। माने कि हम एक पेपर पे एक प्रिज्म को रख दिए, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ठीक है। ये माने कि हम आगे सामने से ट्रायंगुलर फेस देख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर प्रिज्म को रख दिए। प्रिज्म को रखने के बाद क्या करते हैं कि इधर में हम 2 पिन लगा देते हैं, 1 2 P और Q, ये 2 पिन यहाँ लगा दिए। 2 पिन लगाने के बाद हम इस फेस से मान लीजिए ऐसे एक ट्रायंगल है A B और C, AB वाले फेस की तरफ हम 2 पिन लगाए हैं P और Q, और इन दोनों पिन को हमको इस तरफ से देखना है। और जिधर आपको दिखाया जाता है एक लाइन में दिखाया जाएगा, स्ट्रेट लाइन में, उसी लाइन में क्या करना है कि आपको फिर 2 पिन लगा देना। मान लीजिए यहाँ पे आपको ऐसे नजर आता है। फिर क्या करना है आपको कि इससे लाइन प्रिज्म को हटा देना है, फिर एक ट्रायंगल बना देना है जैसे रखेंगे, और फिर एक लाइट मतलब एक लाइन खींच देना पेंसिल, जैसे मान लीजिए कि एक लाइन ऐसे खींच दी, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे पी था और यहाँ पे क्यू, पी क्यू। अब यहाँ पे लिए एम और यहाँ पे लिए एन, ये मान लीजिए मेरा आर और एस। पीएम को कहेंगे हम लोग इंसिडेंट रे, एमएन को कहेंगे रिफ्रैक्टेड रे, और एनआर को कहेंगे इमर्जेंट रे, ठीक। अब यहाँ पे हम फिर से पुराना प्रोसेस याद करते हैं, रिफ्रैक्शन थ्रू द ग्लास स्लैब। तो वहां पे जब हम बता रहे थे तो बताया थे कि जब जो रे होता है, यहाँ पे प्रोसेस हम ये भी समझते हैं कि प्रोसेस हुआ क्या, तो उसके लिए ग्लास स्लैब को आप याद कीजिए। तो ग्लास स्लैब में बताया थे कि जब लाइट जो होता है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है तो लाइट बेंड करता है टुवर्ड द नॉर्मल, और जब डेंसर से रेयर जाता है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाता है। तो अब क्या हुआ कि मान लीजिए ये जो इंसिडेंट रे है इस सरफेस पे पड़ा, अब यहाँ पे नॉर्मल खींचेंगे। नॉर्मल आपको इस लाइन पे ए बी जो सरफेस है ना उस पर नॉर्मल खींचना है। तो यहां से हम ऐसे मान लीजिए नॉर्मल है, नॉर्मल ये एम बी। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल होता है इसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। फिर यहां से लाइट गया, अब देखो अब यहां पे जाकर लाइट पड़ा, ये नॉर्मल है। अगर ये प्रिज्म नहीं रहता तब तो ये सीधा निकलता है इस तरीके से, है ना, ऐसे सीधा निकलता है। लेकिन चूंकि अब यहाँ पे मीडियम चेंज हो रहा है, और कैसा मीडियम चेंज हो रहा है, तो रेयर से जा रहा है डेंसर में, तो जो लाइट मुड़ेगा वो कहाँ मुड़ेगा, टुवर्ड नॉर्मल। ये रे जो है वो नॉर्मल के तरफ आएगा। तो देखिए नॉर्मल के तरफ आया, ये वाला हो गया ना, जाना चाहिए था इस पाथ पे लेकिन आया यहाँ पे। अब फिर यहां से सीधा गया। अब यहाँ पे आने के बाद फिर हम क्या करते हैं कि नॉर्मल खींचते हैं, ठीक है ऐसे। अब क्या हुआ कि अगर यहाँ पर प्रिज्म कंटिन्यू रहता तब तो ये रे सीधा निकलता है ऐसे, लेकिन चूंकि अब ये डेंसर से कहा जा रहा रेयर में, देखिए अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये नॉर्मल के इधर देखो, ये लाइट अगर ऊपर जाता तो नॉर्मल के करीब चला जाता, इधर आया तो अवे फ्रॉम नॉर्मल। अब क्या हुआ कि इसको कहेंगे देखिए नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसको भी R2 कह देते हैं। और यहाँ पे देखिए ये इमर्जेंट रे और इसके बीच में ये जो एंगल है इसको एंगल ऑफ इमर्जेंट हम कह सकते हैं। अब क्या करते हैं कि इस फाइनल रे को हम पीछे लाते हैं,
ऐसे, ठीक है ना। तो देख रहे हैं कि एक्चुअली में रे जा रहा था इस पाथ पे, था ना, इस पाथ पे जा रहा था, अब जा किधर रहा, इस पे। तो टोटल वो कितना डेविएट किया अपने पाथ को, देखिए जा रहा था सीधा, मुड़ के जा रहा है इतना, तो ये जो एंगल होगा इसको कहेंगे टोटल डेविएशन। इसको हम लेम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लेम्डा ऐसे लिखते हैं। तो टोटल डेविएशन ये हो गया कि कितना डेविएट कर गया। तो मान लीजिए 30 डिग्री 40 डिग्री जितना भी हो, तो एक्चुअल पाथ से उतना डिग्री वो डेविएट कर गया। आगे चल के पढ़ना रहता है, आपके सिलेबस में तो खैर नहीं है कि ये जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है किस किस चीज पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो वो भी हम चाहें तो निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, तो देखिए ये R1 ये R2, अब उसके बाद ये आपका क्या, देखिए ये पूरा 90 डिग्री है ना, ये पूरा 90 डिग्री नॉर्मल है ना, यहाँ से ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, ये दोनों एंगल का सम मान लीजिए यहाँ पे आपको हम ले लेते हैं T, लेट्स अज्यूम कि ये आपका एंगल है T। तो ये एंगल, इस एंगल और इस एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री, ठीक है ना। इस एंगल और इस एंगल का सम होगा 180 डिग्री। तो हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल A प्लस एंगल T 180 डिग्री। इसलिए होता है क्योंकि देखिए AMTN ये एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें AMT 90 डिग्री है और ANT भी 90 डिग्री है। तो जब ये दोनों 90 डिग्री 180 हो गया तो बाकी दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री, ठीक है। दूसरा चीज आप देख रहे हैं कि R1 प्लस R2 प्लस एंगल T इक्वल टू भी 180 डिग्री है ना। R1 R2 और एंगल T भी कितना है, 180 डिग्री। तो इसका मतलब हो गया कि अगर दोनों को मिला दिया जाए तो हम लिख सकते हैं कि एंगल A प्लस एंगल T इक्वल टू एंगल R1 R2 प्लस एंगल T, T से T कट गया। तो एंगल A बराबर कितना हो गया आपका, R1 R2, ठीक है। अब देखिए कि ये जो एंगल है, ये पूरा एंगल कितना होगा, ये पूरा एंगल को इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंट कह सकते हैं, वर्टिकल अपोजिट से, ये वाला लाइट से नहीं, ये वाला ऐसे। तो ये पूरा हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंट I। अब सिर्फ हमको इतना निकालना है, ये वाला एंगल, तो इसको लिख सकते हैं I माइनस R1, इसको लिख सकते हैं हम लोग I माइनस R1, मतलब इसको हम यहाँ पे देखो, ये वाला जो एंगल है ना छोटा सा, इसको लिखेंगे I माइनस R1, और यहाँ पे ये जो एंगल है इसको लिखेंगे, ये E लिए है एंगल ऑफ इमर्जेंट, इसको लिखेंगे हम लोग E माइनस R2, ठीक है। अब ये जो एंगल है, किसी भी ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर के बराबर होता है, मतलब कि ये एंगल इन दोनों एंगल के सम के बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल ऑफ डेविएशन मतलब लैम्डा इक्वल्स टू I माइनस R1 E माइनस R2। इसका मतलब हो गया I प्लस E और माइनस कॉमन लेंगे तो R1 प्लस R2, मतलब I प्लस E और R1 R2 का वैल्यू कितना है, एंगल A। ये एक रिलेशनशिप आता है प्रिज्म का एंगल। देखो ये रिलेशनशिप किसके किसके बीच में है, ये हो गया आपका टोटल डेविएशन। तो टोटल डेविएशन किस किस चीज पर डिपेंड कर रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इमर्जेंट और प्रिज्म वर्टिसेस, एंगल ऑफ वर्टिसेस ऑफ अ प्रिज्म, कि प्रिज्म का जो वर्टिसेस एंगल है उस पे ये डिपेंड करता है, ठीक है। अभी आपको बेसिक ये सब भी नहीं पढ़ना, डेरिवेशन भी नहीं पढ़ना, बस हम आपको बताने के लिए बता दें कि इसमें क्या क्या चीज होता है। अब हम इसको शॉर्ट में चलते हैं कि अगर यहाँ पे जो एक लाइट है सिंगल, अगर एक लाइट को हम रिफ्रैक्ट करवा रहे हैं थ्रू द प्रिज्म,
तो उसको कहते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट। ठीक है ना, एक सिंगल कलर का लाइट रहेगा तो उसको कहते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट। तो अगर हम एक मोनोक्रोमेटिक लाइट को प्रिज्म से रिफ्रैक्शन कराएं तो उसका डायग्राम कैसा बनेगा? तो उसके लिए वही डायग्राम था जो अभी बनाया था ना, वो एक मोनोक्रोमेटिक लाइट लिए था। ठीक है, अगर मान लिए कि मोनोक्रोमेटिक लाइट की जगह पे व्हाइट लाइट, तो आप सभी को पता है कि जो व्हाइट लाइट होता है दे कंटेन 7 कंपोनेंट कलर। व्हाइट कलर जो होता है 7 कंपोनेंट कलर से बना हुआ है। कौन कौन सा कलर से बना हुआ है? तो सबसे पहले तो आप लिखे ग्रीन, उसके बाद ऑरेंज, येलो, उसके बाद ग्रे, ब्लू, इंडिगो और वायलेट। ठीक है, 7 हो गए। ये 7 कलर से मिल करके आपका व्हाइट कलर बनता है। अब यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्पीड है। सबसे ज्यादा जो स्पीड होता है किसी लाइट का वो है आपका रेड। रेड कलर का लाइट सबसे ज्यादा होता है। ऑरेंज का स्पीड रेड के कंपेयर में कम होता है, येलो का उससे कम, ग्रीन का उससे कम, सबसे कम होता है आपका वायलेट का। किसी भी लाइट का, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ वेव। लाइट जो होता है एक वेव होता है, और आप वेव स्पीड पढ़े होंगे तो वहां पर पढ़े होंगे कि वेव स्पीड बराबर होता है वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के बारे में बताया होगा कि 1 सेकंड में वेव जितनी बार प्रोपगेट करेगा उसी को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो सारे लाइट का लगभग फ्रीक्वेंसी सेम रहता है, वेवलेंथ सबका डिफरेंट होता है। तो चूंकि सबका वेवलेंथ अलग अलग होता है इसलिए सबका स्पीड भी अलग अलग होता है। अब इससे क्या फर्क पड़ता है? तो इससे फर्क पड़ता है रिफ्रैक्शंस में, कि जब ये व्हाइट लाइट प्रिज्म के सरफेस पे पड़ता है तो जिसका स्पीड सबसे ज्यादा है वो सबसे कम डेविएट करता है अपने ओरिजिनल पाथ से, और जिसका स्पीड सबसे कम है वो अपने ओरिजिनल पाथ से सबसे ज्यादा डेविएट करता है। जिसके कारण क्या होता है कि आता है तब तो एक सिंगल लाइट आता है व्हाइट कलर, लेकिन जैसे वो प्रिज्म के सरफेस पर पड़ता है तो चूंकि सब अलग अलग एंगल से डेविएट कर गया तो उससे व्हाइट कलर जो होता है वो 7 कंपोनेंट कलर में ब्रेक हो जाता है। और अगर हम प्रिज्म के दूसरी तरफ एक व्हाइट कलर का स्क्रीन लगा दें तो क्लियरली वो 7 कलर आपको उस स्क्रीन पे नजर आएगा। अब ये जो प्रोसेस है जिसमें एक व्हाइट लाइट प्रिज्म से पास करता है और 7 कंपोनेंट कलर में ब्रेक हो जाता है, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डिस्पर्शन। और जो 7 कलर को हम स्क्रीन पे ऑब्टेन करते हैं वो एक बैंड ऑफ 7 कलर, इसको कहते हैं हम लोग स्पेक्ट्रम। ठीक है ना, तो इसका अगर हम लोग डायग्राम देखें तो कुछ ऐसे लिखिए, ये आपका प्रिज्म हो गया। ठीक है ना, अब यहां से व्हाइट लाइट आया, अभी तक ये 7 कंपोनेंट कलर को कंटेन किए हुए, समझ में आया? यहां तक तो ठीक है। अब अगर प्रिज्म नहीं रखा रहता तो ये सीधा निकलता ऐसे, लेकिन चूंकि अब यहां से मीडियम चेंज हो रहा है तो हम यहां पे एक नॉर्मल खींचते हैं। नॉर्मल खींचे, मान लीजिए ये नॉर्मल है। अब क्या हुआ कि जैसे यहां पे आएगा, क्योंकि इस व्हाइट लाइट के अंदर में 7 कलर है और सबका स्पीड अलग अलग है, तो जिसका स्पीड सबसे ज्यादा है वो अपने इस ओरिजिनल पाथ से सबसे कम डेविएट करेगा। मतलब मान लें कि रेड जो है इतना डेविएट किया, उसके बाद उससे थोड़ा ज्यादा कौन डेविएट किया, उससे थोड़ा ज्यादा, उससे थोड़ा ज्यादा, उससे थोड़ा ज्यादा, उससे थोड़ा ज्यादा। देखिए सबका एंगल अलग अलग एंगल से बेंड किया, मुड़ा है ना, तो चूंकि सब अलग अलग एंगल से डेविएट कर गया, इसके कारण क्या हुआ कि ये जो व्हाइट लाइट है 7 कंपोनेंट कलर में ब्रेक हो गया। अब हम क्या किए कि यहाँ पे एक स्क्रीन लगा देंगे।
अब यहाँ पे आने के बाद फिर क्या होता है, यहाँ पे आएगा तो फिर एक के लिए मान लेते हैं, ऐसे नॉर्मल खींचे तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल जाता है। अब यहां से क्या होगा, ये और क्लियरली आपको यहां पर नजर आएगा, क्या नजर आएगा, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वाइट। ये स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 कंपोनेंट कलर। दिस प्रोसेस, यहाँ पे जो प्रोसेस है उसको हम लोग कहते हैं डिस्पर्शन। और ये जो बेंड ऑफ 7 कलर यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, इसको हम लोग कहते हैं स्पेक्ट्रम। क्यों हुआ तो फिर आप याद कीजिएगा, कोई आपसे पूछे क्यों ऐसा हुआ तो बोलेगा चूंकि व्हाइट कलर जो होता है वो 7 कंपोनेंट कलर को कंटेन करता है और सबका स्पीड अलग अलग होता है। क्यों सबका स्पीड अलग होता है, क्योंकि सबका वेवलेंथ अलग अलग होता है। तो चूंकि सबका वेवलेंथ अलग है इसलिए सबका स्पीड भी अलग है। तो जब वो सरफेस पर पड़ता है तो जिसका स्पीड सबसे ज्यादा है वो सबसे कम डेविएट करता है और जिसका स्पीड सबसे कम है वो सबसे ज्यादा डेविएट करता है, जिसके कारण व्हाइट लाइट कैन बी स्प्लिटेड इनटू 7 कंपोनेंट कलर एंड दैट्स डिस्पर्शन। इसको हम लोग डिस्पर्शन कहते हैं और यहाँ पे जो बैंड है इसको स्पेक्ट्रम कहते हैं। सबसे पहले आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन का नाम आप लोग सुने भी होंगे, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन जो पढ़े हो, तो उन्होंने ही इसके बारे में कुछ और एक्सपेरिमेंट किया। वो सोचे व्हाइट लाइट को अगर एक सिंगल प्रिज्म से पास कराएं तो 7 कंपोनेंट कलर में ब्रेक हो गया। ऐसा करते कि ये जो 7 कंपोनेंट कलर है फिर उसको किसी और प्रिज्म से पास कराते हैं, शायद कुछ और लाइट मिल जाए। तो उन्होंने क्या किया, एक प्रिज्म फिर यहां भी रखा, लेकिन उनको कुछ मिला नहीं, कोई एक्स्ट्रा कलर उनको नहीं मिला। फिर उन्होंने क्या किया कि सेम क्या किया कि एक प्रिज्म लिया, लेकिन अब उन्होंने क्या किया कि इधर इन्वर्टेड करके रख दिया। इन्वर्टेड करके रख दिया मतलब उल्टा। तो एक प्रिज्म लिया उन्होंने और यहां पे कुछ ऐसे रखे, सॉरी ऐसे रख दिया। उसके बाद उन्होंने देखा कि यहां से जितना भी कर रहा है ऐसे आया यहाँ पे सरफेस पे, और फिर ऐसे करके यहां से फिर एक सिंगल कलर निकला, व्हाइट कलर। ये लाइट इसके पैरेलल। तो क्या किया उन्होंने, देखा कि एक व्हाइट लाइट को जब एक प्रिज्म से पास करा 7 कंपोनेंट कलर ब्रेक हो गया, और जब उन्होंने एक दूसरा प्रिज्म को उल्टा करके रखा तो देखा उसके बाद जो लाइट निकला फिर वो सिंगल कलर का। तो यहां पे क्या होता है कि 7 कंपोनेंट कलर फिर मिल करके अगर एक व्हाइट कलर रहता तो उसको डेविएशन करते हैं, डिस्पर्शन और डेविएशन। ठीक है, ये समझ में आया यहां तक? उन्होंने क्या क्या किया, तो ये था आपका रिफ्रैक्शन थ्रू द ग्लास प्रिज्म। ग्लास प्रिज्म से जब हम लोग व्हाइट लाइट को पास करवाते हैं तो 7 कंपोनेंट कलर में ब्रेक हो जाता है। ठीक है, और उसका प्रोसेस क्या है वो सब आपको समझाया गया। अब यहाँ आता है फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, जो इसी से थोड़ा सा रिलेटेड है, उसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए। एक्चुअली में क्या होता है कि आप सबने रेनबो का देखा होगा, रेनबो देखे हो? कब रेनबो का फॉर्मेशन कब होता है? आफ्टर द रेन्स। ऐसा नहीं है, कभी कभी आप ऐसे तो रेन जब होगा, बारिश होगा तो आपको रेनबो नजर आता ही है, और हर कंडीशन में नजर नहीं आता। अब बात आती है कि रेनबो का फॉर्मेशन होता क्यों।
रेनबो। तो एक्चुअली में क्या होता है कि जब कभी भी बारिश होती है तो आफ्टर द रेन मेनी वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट इन एयर या एटमॉस्फेयर। जब कभी भी बारिश होती है तो बारिश होने के बाद एटमॉस्फेयर में बहुत सारा मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स तैरता रहता है। वाटर ड्रॉपलेट्स समझ में आता है, पानी की बूंदें हवा में तैरती रहती है और वो सारा जो ड्रॉपलेट्स होता है दे बिहेव लाइक अ प्रिज्म। वो सारा का सारा ड्रॉपलेट एक प्रिज्म की तरह बिहेव करता है। प्रिज्म की तरह बिहेव करता है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो सन से व्हाइट लाइट निकलता है जब उस ड्रॉपलेट के सरफेस पे पड़ता है तो वहां पर पहले डिस्पर्शन होता है। डिस्पर्शन होता है मतलब कि व्हाइट लाइट जो होता है वो 7 कंपोनेंट कलर में ब्रेक हो जाता है। फिर उसके अंदर के सरफेस में रिफ्लेक्शन होता है और रिफ्लेक्शन के बाद फिर रिफ्लेक्शन होता है और तब जाके रेनबो का फॉर्मेशन होता है। रेनबो हमेशा सन के अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा, मतलब कि अगर जिधर आप है सन भी उधर ही रहेगा, रेनबो जस्ट आपके अपोजिट में रहेगा। मतलब इस तरीके से देखिए, ये ड्रॉपलेट ऑफ वाटर है जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। इस तरह से मिलियंस ऑफ ड्रॉपलेट। अब यहां से व्हाइट लाइट आया, जैसी व्हाइट लाइट आएगा तो बताया ना कि दिस ड्रॉपलेट प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर बिहेव लाइक अ प्रिज्म। तो प्रिज्म की तरह बिहेव करता है, तो यहाँ पे जैसे ही पड़ेगा तो यहाँ रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होगा साथ ही साथ डिस्पर्शन होगा। मतलब कि यहाँ से आपका जो व्हाइट लाइट है वो 7 कंपोनेंट कलर में ब्रेक हो जाएगा। ऐसे आप मान सकते हैं, ठीक है ना, ये ब्रेक हो जाएगा। उसके बाद जो इंटरनल सरफेस है यहां पर फिर रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्शन मतलब यहां से टकरा के ऐसे और फिर फर्दर यहां से फिर रिफ्रैक्शन होता है। अब यहां पे आपका सन है, ये मान लिया आपका सन है और यहां पे कोई व्यूअर है, व्यूअर की यहां पे आंखें हैं, ठीक है ना। तो देखिए व्यूअर और सन एक ही तरफ है, रेनबो जस्ट अपोजिट है ना। तो रेनबो जो बनता है हमेशा सन के अपोजिट डायरेक्शन में बनता है। अब क्यों बनता है, तो पता है कि एटमॉस्फेयर के अंदर जो ड्रॉपलेट प्रेजेंट होता है वो किस तरीके से बिहेव करता है, एक प्रिज्म की तरह। जब भी उसके सरफेस पे व्हाइट लाइट पड़ता है तो 7 कंपोनेंट कलर में ब्रेक हो जाता है। मतलब यहाँ पे रिफ्रैक्शन डिस्पर्शन होता है, इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, फिर रिफ्लेक्शन होता है और फर्दर यहां से कोई देखेगा तो उसको 7 कलर नजर आएगा। कभी कभी आप कहीं पे जहां पे झरना होना होता है, वाटरफॉल होता है, वाटरफॉल से आप देखिए, वाटरफॉल से आप सन को देखने की कोशिश कीजिए, उस केस में भी आपको रेनबो नजर आएगा। एक और चीज तुम देखोगे, कहीं पे ग्रेस मोबिल रोड पे गिरा हुआ रहता है ना, तो वहां पे 7 कलर तो नहीं कहोगे कि 7 कलर क्लियर तो नजर नहीं आता, लेकिन कुछ कलर आपको उसमें नजर आता है। तो वहां पर भी कुछ हद तक डिस्पर्शन होता है, जिसमें व्हाइट लाइट जो होता है कुछ कलर में स्प्लिट होता है। तो आई होप समझ में आया होगा कि डिस्पर्शन क्यों होता है, लाइट का किस लाइट का स्पीड सबसे ज्यादा होता है। एक और आपको इसी से रिलेटेड थोड़ा सा इंसिडेंट बता दूं, रेड का स्पीड सबसे ज्यादा होता है और वायलेट का स्पीड सबसे कम। तो ये बताइए कि अगर एक रूम के अंदर में रेड लाइट जलाती है और वायलेट लाइट जलाती है, कौन सा रूम ज्यादा लाइटेड होगा, वायलेट वाला।
रेड का स्पीड सबसे ज्यादा होता है ना, तो सीधा निकल जाता है, फैलता नहीं है वो, समझ में आया, फैलेगा नहीं। वायलेट का स्पीड कम है, जिसका स्पीड कम होता है तो वहीं पे वो स्कैटर्ड हो जाता है, स्कैटर्ड मतलब वहीं पे फैल जाता है। तो रेड का स्पीड कम होता है, वो फैलता नहीं है, इसीलिए लॉन्गर डिस्टेंस कवर करता है। कहीं भी देखोगे जो डेंजर का सिंबल होता है, जैसे आप मोबाइल का टावर हो गया, तो मोबाइल के टावर पर देखोगे रेड कलर का बल्ब लगाया जाता है, लेकिन मोबाइल के टावर के ऊपर अगर रेड बल्ब लगाया हुआ होगा ना, तो ऐसा नहीं होगा कि बल्ब लगाने से वहां पर पूरा लाइट होगा, देखना वो ज्यादा फैलता नहीं है, लेकिन वो जो बल्ब है कई किलोमीटर दूर तक दिखाई देता है। रेलवे का जो सिग्नल होता है, रेड कलर का जो बल्ब लगाता है, उसको आप देखिएगा कई किलोमीटर दूर से ही वो नजर आएगा, लेकिन उसका लाइट फैलता नहीं है, स्कैटर्ड नहीं करता, तो इसीलिए वो लॉन्गर डिस्टेंस कवर करता है। जो लाइट ज्यादा स्कैटर्ड करेगा तो लॉन्गर डिस्टेंस कवर नहीं करेगा, वो शॉर्टर डिस्टेंस कवर करेगा। तो आपको ये याद रखना है, आगे चलते हम आगे सेक्शन में इसका काम आएगा कि रेड लाइट स्कैटर्ड नहीं करता, कम स्कैटर करता है, इसीलिए लॉन्गर डिस्टेंस कवर करता है। और जिसका स्पीड सबसे कम होता है वो सबसे ज्यादा स्कैटर करता है, इसीलिए वो शॉर्टर डिस्टेंस कवर करता है।